हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर 6, जिसका नाम है मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ओके, अच्छा लेसन है और थोड़ा सा साइंटिफिक नॉलेज वाला लेसन है। और ये एक बायोग्राफी समझ लीजिएगा, एक बायोग्राफी है जो रिचर्ड एब्राइट नाम के एक साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेसन में क्या है देखते हैं। रिचर्ड एब्राइट के बारे में इसमें बताया गया है। रिचर्ड एब्राइट रिचर्ड एब्राइट एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। इनकी जो दो इन्वेंशन थे वो मोस्ट फेमस थे। तो स्टार्टिंग करते हैं लेसन की, देखते हैं कहां से स्टार्ट है। सबसे पहला जो बताया गया है, जब रिचर्ड एब्राइट 22 यानी लेसन की स्टार्टिंग होती है कि एक 22 ईयर के यंगस्टर की 22 ईयर के यंगस्टर का एक आर्टिकल पब्लिश होता है। किसमें? एक मैगजीन में जिसका नाम था नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ध्यान रखेंगे इस बुक का नाम नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नाम की एक मैगजीन थी, एक जर्नल था, इसमें इसका आर्टिकल पब्लिश होता है। ये बात बड़ी स्पेशल थी, स्पेशल इसलिए थी क्योंकि इस बुक में बड़े बड़े साइंटिस्ट के आर्टिकल पब्लिश होते थे। तो एक केवल 22 ईयर्स के एक यंग मैन की आर्टिकल पब्लिश होना बहुत मतलब बड़ी बात थी। और उसी से एक साल पहले इसको स्काउट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका था रिचर्ड एब्राइट को। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अचीवमेंट था, सबसे पहला अचीवमेंट उनका यही था कि उनकी जो थ्योरी थी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश हुई थी। तो बोलते हैं ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, यानी कि इतना बड़ा जो ऑनर था, इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, वो रिचार्ड को मिली कहां से। तो फ्लैशबैक में जाते हैं, यानी कि स्टोरी पीछे जाती है और स्टोरी में बताया जाता है कि ग्रिफिन जब छोटे थे तो ग्रिफिन के फादर की डेथ हो गई थी। ग्रिफिन अपनी मदर के साथ रहते थे। कहां पर रहते थे? ये पेनिनसिल्वेनिया। रीडिंग ये एक जगह का नाम है, ध्यान रखेंगे। ये रीडिंग आर कैपिटल लिखा हुआ, ये एक प्लेस का नाम है, ना कि ये रीडिंग पढ़ने वाला है। ध्यान रखना, आर कैपिटल है। पेनिसिल्वेनिया रीडिंग नामक जगह थी, वहां पर ये रहते थे। और जिस एरिया में रहते थे वहां पर बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं था, यानी भीड़ भाड़ बहुत कम थी। और रिचार्ड अकेले थे, घर में केवल इनकी मदर और ये थे। तो रिचार्ड क्या करते थे, अक्सर चीजों को कलेक्ट करते थे, यानी इनकी हैबिट जो थी वो कलेक्टिंग हैबिट थी। हर किसी का एक ना एक हॉबी होता है ना। तो इनकी हैबिट कलेक्शन थी। अब कलेक्शन क्या क्या? कलेक्शन में फॉसिल्स भी होते थे, है ना, कुछ स्टोन्स भी होते थे। और सबसे ज्यादा जो फेवरेट चीज थी वो बटरफ्लाईज होती थी। तो ये रिचर्ड वहां पर कलेक्ट करते थे। मीन्स बचपन से ही इनके अंदर क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी होता है जिज्ञासा, उत्सुकता, चीजों को जानने की इच्छा। तो ग्रिफिन के अंदर बचपन से ही क्यूरियोसिटी थी। जब ग्रिफिन छोटे क्लास में थे तो इन्होंने बहुत सारी चीजों का कलेक्शन किया था। इवन जब सेकंड क्लास में थे 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई को कलेक्ट किया था। यहाँ पर देखिए दिया गया क्या क्या कलेक्ट करते थे। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स, है ना। ही बिकेम ईगर एस्ट्रोनॉमर, समथिंग स्टार गेजिंग ऑल नाइट। एस्ट्रोनॉमर भी थे ये, यानी कि इनको रात में तारे देखना अच्छा लगता था। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इनकी लाइफ का, वो थी इनकी मदर। क्यों? क्योंकि मदर इनको इंस्पायर करती थी। ठीक है, अलग अलग चीजें लिखा हुआ है ना। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, उसकी माँ उसको ट्रिप्स पर ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप, टेलीस्कोप खरीद कर दिया। माइक्रोस्कोप दिया, है ना, कैमराज देती थी, माउंटेन मटेरियल दिया एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज। हमेशा उसको मोटिवेट करती रहती थी कि वो नई नई चीजों को ऑब्जर्व करे, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करे। तो एब्राइट कहते हैं कि मेरी माँ ही मेरी कंपेनियन थी, मेरी माँ ही मेरी फ्रेंड थी, क्योंकि उस टाइम स्कूल में इतने ज्यादा फ्रेंड्स बने नहीं थे। जहां मैं रहता था वहां पर बहुत कम भीड़ थी। और रिचर्ड की माँ भी बोलती हैं कि मेरे लिए जो रिचर्ड एब्राइट है वही सब कुछ है, क्योंकि इसके फादर की डेथ हो गई थी। आफ्टर हिज फादर्स डेथ रिची वाज माई थर्ड ग्रेड, वाज इन थर्ड ग्रेड, यानी जब वो थर्ड क्लास में था। थर्ड ग्रेड का मतलब थर्ड क्लास। जब वो थर्ड क्लास में था तब उसके फादर की डेथ हो गई थी। तो रिची या रिचार्ड को बोला जा रहा है। आगे उसकी मदर कहती हैं कि जब भी हर शाम को मैं और रिचर्ड शाम को जब डिनर टेबल पर बैठते हैं तो हम लोग में डिस्कस होता है। और रिचर्ड के पास अगर कुछ काम होता है तो ठीक है, अगर काम नहीं होता है तो मैं उसको कुछ वर्क देती हूँ। कैसा वर्क? क्रिएटिव वर्क, है ना। वो कहती है कि मैं उसको कुछ क्रिएटिव वर्क देती हूँ जिसमें कि वो इन्वॉल्व रहे, इंडल्ज रहे और कुछ क्रिएट करता रहे। क्रिएटिव वर्क देती हूँ उसको। तो रिचर्ड अक्सर उसमें इन्वॉल्व रहता था। एक बार क्या हुआ, जब रिचर्ड टिकट जो बटरफ्लाईज थी वो कलेक्ट करता था, तो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का जो उसकी हैबिट थी वो उसमें एकदम अनइंटरेस्टेड हो रहा था। उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तभी एक बुक उसकी मदर उसको गिफ्ट करती हैं, जिस बुक का नाम था ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। इस बुक का नाम याद कर लीजिएगा। यही वो बुक थी जो रिचर्ड की लाइफ को चेंज कर देती है। इस बुक का नाम था ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। ये मोनार्क एक्स क्या है? एक्चुअल में एक बटरफ्लाई का नाम है, ध्यान रखना। आगे एक और बटरफ्लाई आएगी, मोनार्क। दो बटरफ्लाईज का नाम है यहाँ पर, मोनार्क और वाइसरॉय।
ठीक है। तो मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में इस बुक में बताया गया था, और इस बुक के लास्ट में एक इनविटेशन था, यानी कि मोनार्क बटरफ्लाई क्यों, मोनार्क बटरफ्लाई एक ऐसी थी जो माइग्रेट होती थी, माइग्रेटरी बटरफ्लाई थी। तो एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, वो प्रोफेसर इस पर रिसर्च कर रहे थे मोनार्क बटरफ्लाइज पर। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस बुक के लास्ट में जो ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स है, इस बुक के लास्ट में एक इनविटेशन भेजा था और ये कहा था कि जिस किसी को इस ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स के विंग्स मिले वो इस पर्टिकुलर एड्रेस पर उनको पेस्ट करके भेज दे। तो रिचार्ड ने जब ये बुक पढ़ी तो ये बड़ा इंटरेस्टेड लगी उनको, और उस बुक के लिए ही वो और ज्यादा वर्क करने लगे और हार्ड वर्क करने लगे। ये जो प्रोफेसर थे ये डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कार्ड, इनका नाम ध्यान रखेंगे, डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कार्ड, द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के ये प्रोफेसर थे। तो इन्होंने इनविटेशन भेजा था कि जिसको भी बटरफ्लाइज मिले उसके विंग्स को ट्रैक करके मुझे भेज दें। तो रिचर्ड एब्राइट ने जब ये देखा कि वास्तव में इस बटरफ्लाइज पर रिसर्च हो रहा है और ये पता लगाया था कि क्या ये माइग्रेटरी है या नहीं, तो रिचर्ड ने क्या किया, उन बटरफ्लाइज को लिया और उसको अटैच कर दिया, विंग्स को टैग लगाकर, और उसको भेज दिया। इसके बाद जिसको भी ये बटरफ्लाई मिलेगी तो मिस्टर ऑर्कार्ड से वो रिक्वेस्ट करेगा कि ये बटरफ्लाई, यानी कि उसको करना क्या था, देखो मैं आपको डिटेल में समझा दूं। एक बटरफ्लाई थी मोनार्क, है ना, तो मोनार्क बटरफ्लाइज के विंग्स में टैग करना था। टैग का मतलब कोई आप साइन बना दो, कोई सिंबल बना दो, और फिर एक सीजन के बाद फिर से बटरफ्लाइज को पकड़ना था और ये देखना था क्या वो वाली बटरफ्लाई वापस लौट कर आती है जिसके विंग पर साइन बना हुआ था, है ना। यानी कि ये प्रूव करना था कि क्या बटरफ्लाई माइग्रेट होकर वापस आती हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर वास्तव में समझ लो वो माइग्रेटरी बटरफ्लाई है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का सीजन था वो केवल 6 वीक रहता था, और 6 वीक के बाद बटरफ्लाइज नहीं मिलती थी, यानी वो फिर से माइग्रेटरी हो जाती थी और अगले सीजन में फिर वापस आती थी। तो एब्राइड क्या करता है, एक एक बटरफ्लाई को कलेक्ट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो क्या करता है बटरफ्लाइज को ग्रो कर देता है ना, बटरफ्लाइज को ही ग्रो कर देता है, उनका एग वगैरह लेके, और कहां पर, अपने घर के बेसमेंट में, घर के बेसमेंट में बटरफ्लाइज को ग्रो कर देता है, और कई दिनों तक जो उसका घर का बेसमेंट होता है वो बटरफ्लाई से भरा रहता है। फिर वो क्या करता है, फिर एक एक बटरफ्लाई को लेकर उनके विंग्स पर टैग करता है और उनको छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। कुछ दिनों बाद जब वो कलेक्ट करता है तो वास्तव में उसको एक बटरफ्लाई ऐसी मिलती है जिसके विंग्स में टैग था, यानी कि टैग किया हुआ एक बटरफ्लाई उसको मिल जाती है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि बटरफ्लाई माइग्रेटरी होती हैं, यानी वो माइग्रेशन करती हैं। तो एब्राइड इस चीज को डॉक्टर अर्कार्ड को भेज देते हैं, डॉक्टर अर्कार्ड बहुत अट्रैक्ट होते हैं, डॉक्टर अर्कार्ड एब्राइड को और सपोर्ट करते हैं। अब जब जो रिचार्ड था वो 7th क्लास में था, तो क्या होता है, वहां पर साइंस कंपटीशन होता है, एक काउंटी साइंस कंपटीशन होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का। तो रिचार्ड उसमें पार्टिसिपेट करता है। रिचार्ड क्या बनाता है, फ्रॉक टिश्यू बनाता है, ध्यान रखना, हिज एंट्री वाज स्लाइड ऑफ फ्रॉक टिश्यू। वहां पर वो जो कंपटीशन होता है वहां पर उसमें वो फ्रॉक टिश्यू का एक स्लाइड बनाता है। वहां पर रिचार्ड को कोई प्राइज नहीं मिलता, जबकि बाकी सारे लोगों को कुछ ना कुछ मिलता है, सब विनर्स होते हैं। तो रिचार्ड वहां पर थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, उसको फील होता है कि इसको कोई अवार्ड नहीं मिला। रीजन क्या था, रीजन ये था कि बाकी बच्चों के जो प्रोजेक्ट थे ना, वो प्रोजेक्ट मूवेबल प्रोजेक्ट थे, यानी कि उनमें कुछ हो रहा था, कुछ एक्टिविटी दिखाई जा रही थी, जबकि जो रिचार्ड का प्रोजेक्ट था वो बिल्कुल स्टेबल था, यानी कि बिल्कुल शांत था, इसमें कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो रिचार्ड को उस कंपटीशन से ये सीख मिली कि हाँ, जो एक्सपेरिमेंट आप करो उस कुछ ना कुछ एक्टिव होना चाहिए, उसमें कुछ मूवमेंट होना चाहिए। और इसी के साथ नेक्स्ट ईयर रिचार्ड ने वहां पर पार्टिसिपेट किया और उस साल उसको वहां पर फर्स्ट प्राइज मिला। इसके बाद रिचार्ड आगे के अपने जो प्रैक्टिकल्स होते थे या जो साइंस के एग्जीबिशन होते थे उसमें मिस्टर अर्कार्ड की हेल्प लेते थे, और मिस्टर अर्कार्ड रिचार्ड की हेल्प भी करते थे। कुछ सालों तक रिचर्ड का ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो था वो सिस्टम चलता रहा, रिचर्ड पासिंग करते रहे और रिचर्ड पार्टिसिपेट करते रहे। फिर रिचर्ड ने एक और रिसर्च किया, वो रिसर्च था मोनार्क बटरफ्लाइज को ही लेकर। मोनार्क बटरफ्लाइज को लेकर उन्होंने क्या देखा कि मोनार्क बटरफ्लाइज पर्टिकुलर एक बीटल को खाती हैं, यानी कि ये जो कीड़ा है उस कीड़े को ही मोनार्क बटरफ्लाइज खाती है ना। लिखा हुआ है ट्राइज टू थॉट डिसीज माइट बी कैरिड बाय ए बीटल, और मोनार्क बटरफ्लाइज को एक डिसीज है, डिसीज होती है मोनार्क बटरफ्लाइज को, और वो डिसीज शायद इस बेटल के खाने से तो नहीं होती है। बेटल बोलते हैं कीड़े को, छोटा सा कीड़ा होता है बीटल, BEETLE, ओके। तो रिचर्ड इस बात की रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च के लिए वो क्या करते हैं, अगेन जो बटरफ्लाइज उनके बेसमेंट में थी उनमें से कुछ बटरफ्लाइज को बीटल खिलाते हैं, कुछ को नहीं खिलाते हैं, लेकिन ये उनको प्रूव चल जाता है कि बीटल का इससे कोई लेना देना नहीं है।
इसके बाद नेक्स्ट ईयर साइंस का जो उनका फेयर होता है, साइंस का जो प्रोजेक्ट होता है वो मोनार्क बटरफ्लाइज को लेकर ही होता है। अब वो कंपेयर करते हैं मोनार्क को और वायसरॉय को, मोनार्क और वायसरॉय। ध्यान रखना मोनार्क और वायसरॉय यहाँ पर बनी हुई है, मोनार्क और वायसरॉय। तो ध्यान रखना इसमें क्या है, क्या क्या कंफ्यूजन है, क्या इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो क्या इन्होंने अपना प्रोजेक्ट में शो किया मोनार्क और वायसरॉय को लेकर, प्रोजेक्ट उन्होंने ये शो किया, देखिए दिया था, the theory was that viceroy look like monarchs because monarch don't taste good to the birds। जो बर्ड्स थी वो मोनार्क को नहीं खाती थी, है ना। बर्ड्स किसको खाती थी, वायसरॉय को खाती थी। क्या लिखा है, द थ्योरी वॉज दैट वायसरॉय लुक लाइक मोनार्क, जो वायसरॉय थी मोनार्क की तरह दिखती थी, डोंट टेस्ट गुड टू वर्ड, ठीक है, जो वर्ड को अच्छी नहीं लगती थी। वायसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू वर्ड, जबकि जो वायसरॉय थी वो वर्ड्स को बहुत अच्छी लगती थी। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, अगर वायसरॉय मोनार्क जैसी और ज्यादा दिखने लगे, है ना, तो क्या होगा, लेस लाइकली दे आर बिकम टू बर्ड्स डिनर, तो उतना कम वो बर्ड्स का डिनर बनेंगे। दैट मींस वायसरॉय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करना चाहती थी। क्यों, क्योंकि अगर ये मोनार्क जैसी दिखेंगी तो बर्ड्स इनको कम खाएंगी। इसलिए तो रिचर्ड ने अपने इस प्रोजेक्ट में यही दिखाया और ये बात काफी हद तक बिल्कुल सही प्रूव भी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, इसके बाद नेक्स्ट ईयर हाई स्कूल में रिचर्ड ने एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन को रिलीज किया, यानी उसके बारे में खोज की, इंसेक्ट हार्मोन, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन। ये इनका बहुत बड़ा फर्स्ट अचीवमेंट था। इस अचीवमेंट को और कोई नहीं पता लगा पाया, इन्होंने इंसेक्ट हार्मोन के बारे में पता लगाया और इनडायरेक्टली ये हार्मोन क्या लेकर गया, ये थ्योरी ऑफ सेल लाइफ, है ना, थ्योरी ऑफ सेल लाइफ, इस सेल लाइफ की थ्योरी को इन्होंने प्रूव किया। इसके जरिए हुआ क्या था, जो एक बटरफ्लाई थी, यानी बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं, विंग्स पर कुछ 12 गोल्डन स्पॉट्स थे, 12 गोल्डन स्पॉट्स थे। तो बाकी लोगों का मानना था कि ये जो गोल्डन स्पॉट है केवल डेकोरेशन के लिए है, जो बटरफ्लाई है उसकी ब्यूटी को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। लेकिन डॉक्टर अर्कार्ट और रिचर्ड का ऐसा मानना था कि ये जो 12 गोल्ड स्पॉट है ये वास्तव में किसी रीजन से हैं और ऐसे डेकोरेशन के लिए नहीं है। तो एब्राइड क्या करते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं और रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि ये जो 12 गोल्ड स्पॉट्स हैं इनसे एक हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन हेल्प करता है ग्रोथ में, बटरफ्लाई की ग्रोथ में ये हार्मोन बहुत हेल्प करता है और इसी हार्मोन की वजह से उसकी अच्छे से ग्रोथ हो पाती है। और इसके बाद इसी हार्मोन के जरिए इनको एक ट्रिक पता चली कि ये जो हार्मोन होते हैं इन्हीं हार्मोन से सेल से रिलेशन होता है और वही सेल क्या करते हैं आगे जीन्स का डिपेंडेंस करते हैं, यानी कि जीन को डिसाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें एवराइड ने बहुत ही बड़े केयरफुली और अलग अलग जो लैब्स थी वहां पर किया। जब इनका वर्क आगे बढ़ने लगा तो इनको सोफिस्टिकेटेड लैब्स में काम करने का मौका मिला। देखिए दिया हुआ है, ड्यूरिंग द समर ऑफ एंटेमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूट था, उसकी लैब में इनको काम करने का मौका मिला। तो ग्रिफिन ने इसके बाद जब ये हार्मोन के बारे में पता चल गया तो इसके बाद ग्रिफिन ने और नया एक खोज की। इस बार क्या खोज की, उन्होंने पता लगाया he grew cells from a he grew cells from a monarch's wings in the culture and showed that the cells would divide and develop into a normal butterfly wings scale if only they are fed the hormone from the gold spots। वही प्रूव लगाया कि जो जो गोल्ड स्पॉट्स हैं वो गोल्ड स्पॉट्स हेल्प करते हैं एक से ज्यादा सेल को डेवलप करने में, उससे सेल्स डेवलप होते हैं और जो बटरफ्लाई वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। नेक्स्ट ग्रिफिन ने क्या किया, नेक्स्ट ग्रिफिन ने इसी चीज को और ज्यादा मतलब एलाबोरेट किया। अब उन्होंने डीएनए के बारे में और ज्यादा रिसर्च किया, डीएनए के बारे में पता लगाया। ग्रिफिन ने क्या पता लगाया कि जो डीएनए है, डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, यानी कि इसके बारे में कोई भी साइंटिस्ट इससे पहले नहीं किसी ने रिसर्च किया था। उन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, हमारे सेल का, और वही डिसाइड करता है कि हेरिडिटी कंपोनेंट्स या हेरिडिटी इंस्टिंक्ट क्या होंगे, हेरिडिटी इंस्टिंक्ट्स क्या होंगे, ये डिसाइड करता है डीएनए। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ सेल, डीएनए है वही डिटरमाइन करता है कि सेल कैसे वर्क करेगी, क्या वर्क करेगी। और ये इन्होंने प्रूव कर दिया, डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ का जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट बोलते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट फेज, किसी भी लाइफ का जो इंपॉर्टेंट फेज है वो क्या है, डीएनए ही है। एब्राइड के एक रूममेट थे जो उनके फ्रेंड थे, इसका नाम जेम्स आर वोंग था।
तो उन्होंने भी एब्राइट के साथ बहुत मेहनत की और एब्राइट के साथ उन्होंने पिक्चर बनाए और मॉडल्स बनाए, उन मॉडल्स को शो किया गया। तो रिचर्ड एब्राइट को हाईएस्ट ऑनर्स मिला हार्वर्ड में, ना, हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स एंड सेकंड इन द क्लास ऑफ 1510, यानी कि 1510 स्टूडेंट्स की क्लास में इनको सेकंड प्राइज मिला। बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो रिचर्ड एब्राइट ने इस तरह से धीरे धीरे ग्रोथ की, आगे वो थोड़ा सा और आगे बढ़े। उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइंस को इस तरह से स्टडी किया और सेल थ्योरी पर खासतौर से ज्यादा रिसर्च किया। उनका मानना था कि अगर हम सेल के बारे में और ज्यादा जान जाएंगे तो कैंसर जैसी जो बहुत ज्यादा डेडली डिसीज होती है, उन डेडली डिसीज के बारे में पता चल जाएगा और उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। रिचर्ड एब्राइट के एक टीचर थे मिस्टर वेरियर, नाम दिया हुआ है मिस्टर वेरियर। मिस्टर वेरियर से जब पूछा गया कि रिचर्ड एब्राइट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, तो मिस्टर वेरियर बोलते हैं कि रिचर्ड बड़ा ही यूनिक बच्चा था जब वो पढ़ता था। क्यों? क्योंकि रिचर्ड केवल अपने साइंस में ही ध्यान नहीं देता था, वो साइंस के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में, जैसे कि वो बहुत बड़ा स्पीकर भी था, अपनी स्पीच तैयार करता था, ठीक है, डिबेटर था, डिबेट तैयार करता था। तो वो बोलते हैं कि रिचर्ड केवल साइंस में ही इंक्लूड नहीं रहता, साइंस के साथ साथ दूसरी चीजों में भी इंटरेस्ट रहता था। वो बहुत अच्छा एक स्विमर भी था और बहुत बहुत सारी एक्टिविटीज कर लेता था, इन शॉर्ट वो ये कहते हैं। और बोलते हैं कि सबसे अच्छी बात ये है कि वो कभी सरेंडर नहीं करता था, वो चीजों को एक्सप्लोर करता रहता था। जब रिचर्ड से पूछा जाता है उनके टीचर के बारे में, तो रिचर्ड कहते हैं कि हाँ, मेरे जो सोशल स्टडीज के टीचर थे, तो वो टीचर ने मिस्टर वेरियर के बारे में ही रिचर्ड से पूछा जाता है कि मिस्टर वेरियर के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो रिचर्ड बोलते हैं कि मेरे जो एसएसटी के टीचर थे मिस्टर वेरियर, वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे मुझे, है ना, इनकरेज करते थे, मोटिवेट करते थे, और उसी मोटिवेशन की वजह से मैं और आगे बढ़ पाया और नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर पाया। इन शॉर्ट, जो स्टोरी का एंड है, जो लेसन का जो मेन थीम है, वो मेन थीम तीन चीजों पर डिपेंड करती है कि व्हाट मेक्स अ प्रॉपर साइंटिस्ट, व्हाट मेक्स अ परफेक्ट साइंटिस्ट। ओके, क्या चीज एक परफेक्ट साइंटिस्ट को बनाती है, ठीक है। तो क्या क्या चीज बनाती है देख लेते हैं। सबसे पहला तो वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, यानी कि पहली कंडीशन ये है कि आपका फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए। फर्स्ट रेट माइंड से क्या मतलब है? फर्स्ट रेट माइंड से मतलब है कि आपकी जो सोच है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट या बहुत हायर होनी चाहिए। इसके बाद है मिक्स विद विल टू विन विद रीजन, रिचार्ड हैव दिस क्वालिटीज। इसके बाद इसमें क्या होना चाहिए? एड क्यूरियोसिटी, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी यानी कि एक्साइटमेंट होना चाहिए, चीजों को जानने की इच्छा होनी चाहिए। फिर मिक्स द विल टू विन द राइट रीजंस, और थर्ड चीज क्या होनी चाहिए? विल टू विन, जीतने की इच्छा, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप एक अटेम्प्ट में ही जीत जाएं, हार भी सकते हैं। तो इसलिए आपके अंदर जीतने की इच्छा होनी चाहिए। ये जो थ्री एस्पेक्ट्स हैं, ये थ्री एस्पेक्ट्स ही किसी को भी एक बेटर साइंटिस्ट बनाते हैं। ओके, सो दिस वाज द समरी ऑफ दिस लेसन। थोड़ा सा टिपिकल लेसन है ये, ध्यान रखेंगे, बच्चों को बोरिंग लगता है लेकिन इंपॉर्टेंट है और ये अच्छा है, थोड़ा साइंटिफिक बेस्ड लेसन है ये। तो ये आपको मैंने लेसन एक्सप्लेन कर दिया समरी इसकी। अब चलिए देखते हैं कुछ की पॉइंट्स की ओर। की पॉइंट देखते हैं। एट द एज ऑफ 22, ध्यान रखेंगे 22 एज पर रिचर्ड एच एब्राइट एक्साइटेड द वर्ल्ड ऑफ साइंस विद अ न्यू थ्योरी ऑन सेल्स। थ्योरी ऑन सेल्स पर इन्होंने रिसर्च करके पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया। रिचर्ड साइंटिफिक कैरियर स्टार्ट विद बटरफ्लाइज, बताया था बटरफ्लाइज से साइंटिफिक कैरियर स्टार्ट हुआ था। रिचर्ड कलेक्टेड बटरफ्लाइज व्हेन ही वाज इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन शॉर्ट में इसी को केजी बोलते हैं, यानी छोटे क्लास में जब जो थे तभी इन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मदर इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, ठीक है, माँ ने इनको इनकरेज किया। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स एंड बॉट टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज एंड अदर इक्विपमेंट्स। माँ क्या करती थी? इनको ट्रिप्स पर ले जाती थी और इनको टेलीस्कोप, कैमरा ये सब दिलाती थी। हिज फादर डाइड वेरी यंग, उनके जो फादर थे वो रिचर्ड छोटा था तभी एक्सपायर हो गए थे। तो उसकी मदर ही उसकी कंपेनियन और मोटिवेटर थी। बाय द टाइम रिचर्ड एब्राइट वाज इन सेकंड ग्रेड, जब वो सेकंड क्लास में था, ही हैड कलेक्टेड 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज एंड फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। होम टाउन यहाँ पर रीडिंग की बात की गई है, रीडिंग एक जगह जैसा कि पहले बता दिया गया है। उसने 25 स्पीसीज बटरफ्लाइज की कलेक्ट की अपने घर के आसपास की। हिज मदर गिफ्टेड हिम अ बुक कॉल्ड ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, नाम ध्यान रखेंगे। उसकी माँ ने उसको एक बुक ऑफर की, वो गिफ्ट की, इसका नाम ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स था। द बुक डिस्क्राइब हाउ द मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, ध्यान रखना, माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। बुक ने ये बताया कि किस तरह से जो मोनार्क बटरफ्लाइज है वो सेंट्रल अमेरिका की ओर माइग्रेट कर जाती हैं।
एंड ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू रिचर्ड एब्राइट, और इस तरह इस बुक ने रिचर्ड एब्राइट के लिए साइंस की वर्ल्ड को और ओपन कर दिया। ही सेंट टैग्ड बटरफ्लाइज, उसने टैग बटरफ्लाइज भेजी डॉक्टर कार्ड को, जो कौन थे, राइटर ऑफ द बुक, इस बुक के राइटर थे। रिचर्ड रेज्ड, रेज्ड का मतलब यहाँ ग्रो से है, रिचर्ड ने क्या किया, ग्रो किया अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज के एक फ्लॉक को, ठीक है, इन हिज बेसमेंट, अपने बेसमेंट में, एंड वो टैग द बटरफ्लाइज विंग्स टू सेंड देम टू डॉक्टर अरकार, क्या करता था, उनको टैग कर देता, दैट मींस कुछ सिंबल बना देता था उन पर, और वापस उनको पकड़कर फिर डॉक्टर अरकार को भेज देता था। इन द 7th grade he entered काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट, ध्यान रखना 7th grade में जब पार्टिसिपेट किया तो वो हार गया था, लॉस्ट हो गया था, ठीक है, तो काउंटी साइंस फेयर जब 2nd grade में था तो वो लॉस्ट हो गया, हार गया। आगे बताया जा रहा है, ही रॉट टू डॉक्टर अरकार्ड न्यू आइडियाज एंड रिसीव्ड मेनी सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट, डॉक्टर अरकार्ड को उसने बहुत सारे न्यू आइडियाज लिखे, बहुत सारे सजेशंस मांगे। नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टू टेस्ट द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज एंड मोनार्क बटरफ्लाइज, अगली साल उसकी जो थ्योरी थी वो वाइसरॉय मोनार्क बटरफ्लाइज को लेकर के थी कि ये कॉपी करती हैं तो क्यों करती हैं। द प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन जूलॉजी डिवीजन, ध्यान रखेंगे, और इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट प्राइज मिला, थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और काउंटी साइंस फेयर में थर्ड प्राइज मिला। In school, in a second year of high school, Richard discovered an unknown insect hormone. Second year में रिचार्ड ने एक नया इंसेक्ट हार्मोन डिस्कवर कर लिया। He and his friend showed that tiny gold spots, क्या ये कंडीशन थी, यहाँ पर ये बताया गया था कि उसने और उसके फ्रेंड ने देखा कि ये जो 12 गोल्ड स्पॉट्स हैं, है ना, छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, प्रोड्यूस ए हार्मोन, एक हार्मोन रिलीज करते हैं, वॉज नेसेसरी फॉर बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, और ये हार्मोन जरूरी है किस लिए, बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए। द प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस, प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्लेस मिला इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और इसी प्रोजेक्ट की वजह से उनको एंट्री मिली इंटरनेशनल साइंस फेयर में। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम मोनार्क बटरफ्लाइज विंग्स इन ए कल्चर, कल्चर ध्यान रखना, कल्चर क्या होता है, कल्चर या संस्कृति वाला नहीं है, कल्चर मीन्स अ प्लेस वेयर बटरफ्लाइज आर डेवलप्ड, ओके, बटरफ्लाई जहां पर डेवलप की जाती है उस प्लेस को कल्चर बोला जाता है। तो रिचर्ड वाज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, रिचर्ड को हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल गया। ही शोड द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, उसने पता लगा लिया कि जो सेल हैं वो डीएनए के ब्लूप्रिंट को फॉलो करती हैं। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, हाईएस्ट ऑनर से हार्वर्ड से पास हुए, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510 स्टूडेंट के नंबर में सेकंड आई है। एब्राइट हैड टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट टू, ऐसा नहीं है कि एब्राइट का इंटरेस्ट दूसरी चीजों में नहीं था, दूसरी चीजों में था, क्या क्या थे वो ध्यान रखेंगे। एब्राइट क्या क्या थे, एब्राइट एक बहुत अच्छे कैनोइस्ट थे, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, डिबेटर, चैंपियन डिबेटर, गुड कैनोइस्ट, कैनोइस्ट बोलते हैं जो नाव चलाते हैं, कैनो एक अलग टाइप की नाव होती है, एक्सपर्ट फोटोग्राफर, फोटोग्राफर भी थे। नेक्स्ट बताया जा रहा है, रिचर्ड एब्राइट हैड ग्रेट एडमिरेशन फॉर हिज सोशल स्टडीज टीचर, क्या नाम था, रिचर्ड ए वेरियर, उनका जो इंटरेस्ट था वो सोशल स्टडी टीचर से ज्यादा था। who opened his mind to new ideas, और इन्होंने ही रिचर्ड के माइंड को ओपन कर दिया नई नई चीजों के लिए। रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव बट नॉट इन बैड सेंस, बैड सेंस का मतलब क्या होता है, एक कंपटीशन वो होता है कि हम दूसरे से आगे निकल जाए, दूसरे को पीछे छोड़ दें, लेकिन वो इसलिए आगे नहीं निकल जाता, वो इसलिए निकलना चाहता था, ही वांटेड टू बी द बेस्ट, क्योंकि वो वाकई में बेस्ट हो। द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, इस बुक ने एवराइट के लिए साइंस के दरवाजे खोल दिए, एंड ही नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी आफ्टर दैट, एब्राइट ने कभी भी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को फिर इसके बाद नहीं खोया, और लगातार और आगे एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। ओके, सो दिस वाज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाई डिड वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क, क्यों करती थी, क्योंकि बचने के लिए जो बर्ड्स थी उनको ना वाइसरॉय बटरफ्लाई अच्छी लगती थी, मोनार्क अच्छी नहीं लगती, तो मोनार्क कॉपी करती थी। रिचर्ड गिव अप टैगिंग बटरफ्लाइज, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो एकदम बोर हो रहा था, इंटरेस्ट कम आ रहा था उसको, और फिर से इंटरेस्ट कैसे जगा, वही बुक को लेकर, जिसका नाम था ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। अदर इंटरेस्ट बिसाइड साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट परसू, क्या क्या अदर इंटरेस्ट थे, आपको पता ही दिया अभी, कैनोइस्ट था, है ना, और फोटोग्राफर था। हाउ डिड रिचर्ड मदर हेल्प हिम, किस तरह से हेल्प की, वही बहुत सारे इक्विपमेंट्स उसके लिए लेकर आए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है, और ध्यान रखना आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अब कुछ सालों से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, या फिर आप कह सकते हो जिनको थॉटफुल एचओटी टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। So this chapter is clear. I think I have explained all of you all and everything from this chapter. So let's see in another chapter. Till then, have a good day.